तो शुरू करें आज की क्लास को। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका यहाँ से शुरू होता है। आई होप आपने इसका पीछे वाला मतलब फर्स्ट पार्ट भी जरूर देख लिया होगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आयकर अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सी कृषि आय है? तो कृषि आय जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसकी जो धारा दी हुई है, धारा 10(1), ये बताता है कि कृषि जो आय होती है वो कर मुक्त होती है। क्या बताता है? कि कृषि आय जो होती है वो कर मुक्त होती है। और डिफाइन कौन करता है कृषि आय को? डिफाइन कौन करता है? तो इनकम टैक्स एक्ट की जो इनकम टैक्स है आपको 1961, उसकी जो धारा 2(1)(a) के ये डिफाइन करती है इसको कि कृषि आय में क्या क्या शामिल है। तो यहाँ पर देखिए, कृषि आय को लिए क्या कहा गया है? कृषि आय के लिए कहा गया कि बताइए कौन सी कृषि आय है? पशुपालन से आय, मुर्गी पालन से आय, चारागाह से प्राप्त आय, या कृषि भूमि से प्राप्त किराया। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चरल इनकम? इनकम फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री, इनकम फ्रॉम पास्चर और इन रिसीव्ड रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका डी। क्योंकि देखिए, जो एग्रीकल्चरल लैंड थी, कृषि के लिए जो भूमि थी, कृषि की भूमि से जो प्राप्त आय होती है वह कृषि आय होती है। अब यहीं से प्राप्त किराया हुआ है। पशुपालन ये कृषि में नहीं आ रहा, मुर्गी पालन भी नहीं आ रहा और चारागाह भी नहीं आ रहे हैं। तो इसको कौन बताता है? इसको बताता है आपका 10(a). 10(a) 1961 की आयकर अधिनियम, ये आयकर है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 1 बताता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि आय के विक्रय, कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त रकम को निम्नलिखित आय की श्रेणी में रखा जाएगा। तो देखिए, क्या है? कृषि भूमि के विक्रय से आपने उसको बेच दिया है, तो उससे जो प्राप्त रकम है उसको आप कृषि आय कहेंगे, व्यवसायिक आय कहेंगे, पूंजीगत आय कहेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड will be classified under the following income categories: agriculture income, business income, capital income, none of the above। तो यहाँ पर देखिए, ये कहा गया है कि कृषि भूमि से कुछ आपको नहीं मिल रहा। आप ये नहीं है कि कृषि भूमि पर आप उस पर भूमि पर कृषि कर रहे हैं, वहां से आपको आय प्राप्त हो रही, नहीं, आपने तो उसे ही बेच दिया। तो इसको हम कहाँ लेते हैं? इसको हम पांचवें शीर्ष में लेते हैं, अन्य स्रोतों से आय। जब हम इनकम टैक्स की बात करें तो मैंने आपको 5 स्रोत बताए हैं, तो उसमें तो ये मैंने आपको 5 बताए हैं, उसमें 5 शीर्ष होते हैं। देखिए, 5 शीर्ष कौन से हैं? वेतन से आय होती है, गृह संपत्ति से आय होती है, व्यापार या पैसे लाभ प्राप्ति से आय होती है, पूंजीगत लाभ से आय प्राप्त होती है, और अन्य स्रोतों से प्राप्त आय होती है। तो अन्य स्रोतों से प्राप्त जो आय होती है, ये जो फिफ्थ पॉइंट है, और याद रखना, इनका क्रम भी आपको याद रखना है। ठीक है, 5 हेड दिए हुए हैं आपको: सैलरी हाउस, और प्रॉफिट फ्रॉम गेन और बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आपकी क्या आ जाएगी ये? अगर आपने लैंड को ही सेल आउट कर दिया है तो वहां से जो प्राप्त होगा वो इसमें ही आपका आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा, तो सही आंसर होगा आपका कृषि आय, व्यवसायिक आय, पूंजीगत आय, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर डी होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है अन्य स्रोतों से आय। अगर लिखा होता इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर अदर सोर्सेज यहाँ ऑप्शन होता तो हमारा आंसर वही हो जाता। बट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर जब नहीं दिया, देखिए, पूंजीगत लाभ है ही नहीं, तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, और व्यवसायिक आपका दूसरे नंबर पर आता है, और फर्स्ट आता है आपका सैलरी। तो उसमें से कोई यहाँ नहीं दिया हुआ है अदर का, तो ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के अंतर्गत, अब ये 10(1) के अंतर्गत से होने वाली आय कर मुक्त है। इसके अलावा निम्नलिखित आय कर मुक्त है, तो किसके अलावा? अब यहाँ पर आपको बताना है किसके अलावा कर मुक्त होगी। हिंदू अविभाजित परिवार के व्यवसाय से होने वाली आय का हिस्सा, फर्म द्वारा अर्जित लाभ में साझेदार का हिस्सा,
किसी भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश, या अतः विकल्प डी। ये क्या और अच्छा, ये उत्तर दे दिया, सॉरी क्वेश्चन कहाँ है इसका, क्वेश्चन पढ़ा नहीं है ये। सही आंसर क्वेश्चन ये था, ठीक है, वो क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन उसकी रीड हो गई है, सॉरी। तो यहाँ पर कहा गया है कृषि आय आयकर अधिनियम की निर्धारित निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त होती है, तो कोई सखी नहीं है, ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, 10(1) में कर मुक्त होती है, ये बताया गया है कृषि आय में। ठीक है, क्या बताया गया है कि ये जो होती है कृषि आय आयकर से मुक्त होती है, धारा 10(1) कहती है। और 2(1)(a) क्या कहती है, वो कृषि आय को डिफाइन करती है, उसकी परिभाषा बताती है। तो ऑप्शन डी ही सही होगा। और इसी का मैं यहाँ पढ़ रहा था कि देखिए, इनको छोड़कर हिंदू अविभाजित परिवार को छोड़ दो, फर्म को जो साझेदार है उसको छोड़ दो, किसी भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश को छोड़ दो। ठीक है, तो उसके बाद कह रहे हैं कि कृषि आय जो होती है वो आय, इसी से जो आय वो मुक्त होती है आयकर से। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन ही मैंने पढ़ दी थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन होगा आपका, करदाता की कृषि आय को उसकी गैर कृषि आय में तभी जोड़ा जाएगा जब, ठीक है, करदाता की जो कृषि आय है को उसकी गैर कृषि आय से तभी जोड़ा जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे, अगर आपने ये ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा था, वहां आपको स्पष्ट लाइन दी हुई है, उसी लाइन को उठाकर यहाँ पर लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, करदाता की कृषि आय 5,000 रुपए से अधिक हो, जब करदाता की कृषि आय 600 रुपए और गैर कृषि आय 50,000 रुपए हो, या करदाता की गैर कृषि आय 50,000 रुपए से अधिक हो, या करदाता की कुल आय 5,000 रुपए से अधिक हो, और गैर कृषि आय कर योग्य आय की न्यूनतम सीमा से अधिक हो। द एग्रीकल्चर इनकम of a taxpayer shall be added to his non-agriculture income only if the agriculture income of taxpayer exceed 5,000 rupees, when the agriculture income of the taxpayer is 600 and non-agriculture income is 50,000. The non-agriculture income of the taxpayer exceed 50,000. The agricultural income of the taxpayer exceed of 5,000 and non-agriculture income exceed of minimum limit of taxable income. So correct option is D, because करदाता की आय 5,000 रुपए से अधिक बताई गई है। पहली बात, 20-21 के अनुसार अगर देखें हम, तो यहाँ पर बताई गई है कि करदाता की आय क्या होनी चाहिए, 5,000 रुपए से एक तो अधिक हो, कुछ शर्तें दी हुई हैं। और दूसरा फिर ये भी दिया हुआ है, यहाँ पर दोनों को ही जोड़ दिया। दूसरा ये दिया हुआ है कि गैर कृषि आय, मतलब ये पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट्स है बुक में दिया हुआ, एक ये, लेकिन यहाँ पर दोनों को एक कर दिया कि एक तो 5,000 रुपए से अधिक होनी चाहिए कृषि आय करदाता की, और दूसरी गैर कृषि आय कर योग्य की न्यूनतम सीमा से अधिक होनी चाहिए, आयकर की न्यूनतम सीमा से अधिक होनी चाहिए। साफ लिखा हुआ है कि गैर कृषि आय की करमुक्त सीमा से अधिक हो, जो गैर कृषि आय की करमुक्त सीमा है उससे अधिक हो। गैर कृषि आय क्या लिखा है बुक में, ये तो एक्सप्लेनेशन है, बुक में साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बुक में साफ, तो उसको लिख लेते हैं कि करदाता की कुल गैर गैर कृषि कुल गैर कृषि आय, गैर कृषि आय, आय की करमुक्त सीमा से, आय की करमुक्त सीमा से, करमुक्त सीमा से करमुक्त सीमा से अधिक, अधिक हो, अधिक हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन है, करदाता की कुल आय कर योग्य आय की कुल राशि से अधिक हो, और करदाता की कृषि आय 5,000 रुपए से अधिक हो, और दोनों शर्तें पूरी होती हों। दोनों शर्तें पूरी हो, इनमें से कोई सा भी एक हो, तो उसकी आय को गैर कृषि आय में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कृषि भूमि से किराए की आय है। तो कृषि भूमि से किराया है ये,
कृषि आय में शामिल करोगे, आकस्मिक आय में करोगे, व्यवसायिक आय में करोगे, या पैसे से आय में करोगे? तो रेंट इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड इज एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे, कैजुअल इनकम कहेंगे, बिजनेस इनकम कहेंगे, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कहेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ही होगा, कृषि आय ही कहेंगे, क्योंकि देखिए वो क्या है, वो एग्रीकल्चर जो लैंड थी, जो जमीन पर आप खेती कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, उसी उसी से प्राप्त किराया है। लेकिन अगर उसको बेच दिया तो वो कृषि आय में शामिल नहीं होगी। वो क्या हो जाती है फिर? वो हो जाती है अन्य स्रोतों से आय। क्या हो जाती है वो हो जाती है अन्य स्रोतों से आय हो जाती है। वो ये भी याद रखना है आपको, अदर सोर्सेज से इनकम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि फार्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन होता है, पैसे से आय में आएगा, कृषि से आय में आएगा, पूंजीगत आय होगा, या वेतन से आय होगा? तो देखिए उसके लिए ये सैलरी रिसीव्ड बाय द मैनेजर एंड एग्रीकल्चर फार्म इज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, एग्रीकल्चर इनकम, कैपिटल इनकम और इनकम फ्रॉम सैलरी। तो यहाँ पर देखिए वो जो सैलरी के लिए काम कर रहा है वो प्रोफेशनल तो है नहीं, पहली बात तो यहाँ, क्योंकि कौन है वो? मैनेजर है यहाँ पर। वो क्या है? वो मैनेजर है। और मैनेजर को आपको पता है सीए तो मैनेजर होता नहीं है इंडिया में। क्या है मैनेजर की? कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है नहीं कि मैनेजर तभी बनाया जाएगा जब उसके पास एमबीए किए हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए वो कोई भी हो सकता है मैनेजर। तो देखिए वो प्रोफेशन तो है नहीं, ठीक है। उसके प्रोफेशन से, तो प्रोफेशन में क्या आ जाता है? टीचर आ जाते हैं, वो लॉयर आ जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर आ जाते हैं, ये प्रोफेशनल होते हैं। इनका एग्रीकल्चर, वो खेती तो कर रहा नहीं है, वो तो अपनी जॉब कर रहा है, नौकरी। और कैपिटल इनकम भी नहीं हुई है उसको, तो सीधा क्या बचा? ऑप्शन आपका डी ही बचा। उसके लिए तो सैलरी है, तो सैलरी से ही प्राप्त उसकी इनकम कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक कृषि फार्म में प्रबंधक को मिलने वाला वेतन, अभी तो बताया था ये, वेतन से प्राप्त होगा। आगे बढ़ जाते हैं इससे। और यहाँ पर कृषि भूमि से प्राप्त, सॉरी, देखिए जो क्वेश्चन रिपीटेड है वो मैंने छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वार्षिक मूल्य निर्धारित करने के लिए, शुद्ध वार्षिक मूल्य निर्धारित करने के लिए चालू वर्ष और पिछले वर्ष के लिए वास्तव में भुगतान किए जाने वाले नगरपालिका कर काट दिया जाता है, या कृषि केवल चालू वर्ष के लिए नगरपालिका कर काट दिया जाता है, या पिछले वर्ष के लिए भुगतान किया गया नगरपालिका का कर साथ ही चालू वर्ष को देय राशि के भुगतान की राशि काटा जाती है, या पिछले वर्ष के कर का 50% और चालू वर्ष के भुगतान किए गए 100% काटा जाता है, या पिछले वर्ष के, ई ऑप्शन भी है, या पिछले वर्ष के लिए कोई कटौती की अनुमति नहीं है और केवल चालू वर्ष को काटा जाता है। तो शुद्ध वार्षिक मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या किया जाता है? जल्दी से बताइए क्या किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाए ए। ए होगा। चालू वर्ष और पिछले वर्ष के लिए वास्तव में भुगतान किए गए नगरपालिका कर काटा जाता है। चालू वर्ष और पिछले वर्ष के लिए वास्तव में जो आपने भुगतान किया है, क्या भुगतान किया है? नगर पालिका का जो कर, म्युनिसिपल म्युनिसिपल टैक्स जो एक्चुअल में आपने पेड किया है उसको काट दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप? जब शुद्ध वार्षिक मूल्य निर्धारित करें तो इसको हटा देंगे आप, क्योंकि वो भी तो आपने टैक्स ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थिति निर्धारित करें। एक स्थानीय प्राधिकरण होगा, व्यक्तियों का एक निकाय होगा, एक वित्त होगा, संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार होगा, कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति होगा। तो आप इसको क्या मानकर टैक्स, इस पर टैक्स टैक्स कैलकुलेट करेंगे? लेंगे या नहीं लेंगे वो दूर की बात है, लेकिन आप इसको क्या मानेंगे? लोकल अथॉरिटी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या ज्वाइंट हिंदू, एक वित्त मानेंगे, एक फिनेंस मानेंगे, ठीक है, या ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मानेंगे, या आर्टिफिशियल जुडिशियल जुडिशियल पर्सन मानेंगे? तो देखिए आपने, अगर आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं। अकाउंट्स आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, पर्सनल होते हैं, रियल होते हैं और नॉमिनल होते हैं। तो पर्सनल में आपने पढ़ा होगा, एक तो नेचुरल पर्सन होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं आपके साथ में आर्टिफिशियल पर्सन, और एक होते हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सन जो होते हैं उसमें क्या आता है? स्कूल, कॉलेज, कोई भी फर्म का नाम, कोई कंपनी का नाम। तो देखिए स्कूल का नाम, तो यहाँ कॉलेज का नाम आ रहा है, तो कॉलेज क्या है? आर्टिफिशियल,
यहां से याद रखेंगे कॉलेज किस में आ जाएगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आ जाएगा। कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति होता है, मतलब ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्यक्ति शब्द में आयकर कानून शामिल है। व्यक्ति में आप एक व्यक्ति को शामिल करेंगे, एक हिंदू विभाजित परिवार को शामिल करेंगे, एक कंपनी को शामिल करेंगे, या इन सभी को शामिल करेंगे। मतलब द टर्म पर्सन इंक्लूड्स इनकम टैक्स लॉ, एक एन इंडिविजुअल, एन हिंदू डिवाइडेड फैमिली, अनडिवाइडेड फैमिली, या अ कंपनी, या ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ कंपनी, सभी कंपनियां। तो यहाँ पर आंसर होगा, यहाँ डी आएगा, मतलब उपरोक्त सभी। क्या आ जाएगा यहाँ पर, सही आएगा यहाँ पर उपरोक्त सही। ठीक है, उपरोक्त सही क्यों आएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए इसमें बताया गया है आपको कि यहाँ उपरोक्त सभी आएगा, ऑल ऑफ द अबव लिख लीजिए यहाँ पर, ये सभी आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, यहाँ बताया गया है आयकर अधिनियम 1961 की धारा 231 के अनुसार एक व्यक्ति हो सकता है, हिंदू अविभाजित परिवार हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, एक फर्म हो सकती है, या एओपी एफटीबीआई व्यक्ति का निकाय का संघ हो सकता है, या स्थानीय निकाय हो सकती है, अन्य पेशेवर कोई व्यक्ति हो सकता है, लाभ प्राप्त करने के लिए एओपी या बीओआई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी क्या माने जाते हैं, ये सभी व्यक्ति की श्रेणी में आ जाते हैं। कौन सी धारा है ये, 2 3 231 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 231 के अनुसार एक व्यक्ति में कौन कौन शामिल है। दोबारा सुन लीजिए, एक व्यक्ति हो, या एक हिंदू अविभाजित परिवार हो, एक कंपनी हो, एक फर्म हो, व्यक्तियों की संस्था हो, चाहे कोई व्यक्तियों की संस्था जैसे क्लब, सहकारी समिति हो सकती है, या कोई स्थानीय और लोकल अथॉरिटी हो सकती है, जैसे नगर पालिका हो सकती है, या आपका जिला परिषद हो सकती है, पोर्ट ट्रस्ट हो सकता है, या कोई भी कृत्रिम व्यक्ति आर्टिफिशियल पर्सन जो उपयुक्त में सम्मिलित नहीं है, जैसे कि कोई मूर्ति हो सकती है, कोई देवी देवता हो सकता है, खुदा भगवान आदि, ये भी इसमें शामिल किए जाते हैं आर्टिफिशियल व्यक्ति में। इनमें न्यायिक व्यक्ति का जुडिशियल पर्सनलिटी वाले सभी व्यक्ति कृत्रिम व्यक्ति भी शामिल होते हैं, जैसे कॉरपोरेशन बार काउंसिल उत्तर प्रदेश SCIT, ये भी इसमें ही शामिल हो जाता है, बार काउंसलिंग भी इसमें ही आ जाती है। तो ये आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 3% का शिक्षा उपकर निम्नलिखित पर देय होगा। तो शिक्षा उपकर किस पर देय होगा, आयकर पर, आयकर प्लस अधिभार पर, अधिभार पर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, अधि प्लस अधिभार। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है कि आयकर अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार गणना की गई आयकर और अधिभार यदि लागू हो की राशि पर 45% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य पर 1% और शिक्षा पर 3% लगाया जाएगा। इसका महत्वपूर्ण नोट क्या है कि किसी भी करदाता द्वारा कोई आयकर राशि देय नहीं होगी जिसकी कर योग्य आय 5 लाख तक है। ऐसे करदाता को धारा 87A के तहत छूट प्रदान नहीं की जाएगी। यदि करदाता 87A के तहत 12,500 या उससे कम की छूट योजना का लाभ उठाना चाहता है तो उसकी आय पर 10,000 की सीमा पर कर लगाया जाएगा, और यह 2,50,000 होगा, न कि 5 लाख। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पिछले वर्ष भारत में प्राप्त आय निम्नलिखित में से किस स्रोत के अंतर्गत कर योग्य होगी। निवासी के लिए कर योग्य होगी, अनिवासी की, और कौन सी है, भारत में प्राप्त आय अनिवासी के लिए होगी, गैर निवासी के लिए होगी, या ये सभी के लिए होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा आपका डी होगा, सभी के लिए होगी। अब डी क्यों होगा, ठीक है, ऑल दीज रेजिडेंस हो चाहे नॉन रेजिडेंस हो, बस शर्त क्या है, शर्त ये है कि वह आय, क्या शर्त है कि विगत मतलब पिछले पिछले साल में भारत में प्राप्त की गई आय हर प्रकार के निवासी, कोई सा भी हो, हर प्रकार के निवासी के लिए कर योग्य होती है। बात क्या है, बात यह है कि आय दुनिया में कहीं भी कमाई जाए, भारत में प्राप्त हो, एक बात, या भारत में कमाई जाए
और कहीं भी प्राप्त हो, दोनों ही अवस्था में सभी करदाताओं के लिए आयकर पर कर का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, या तो भारत में प्राप्त हो, पहली बात भारत में प्राप्त हो, कहीं भी कमाई गई हो, ठीक है, या फिर क्या है, भारत में कमाई गई हो और कहीं भी प्राप्त हो, तो भारत इन सभी के लिए क्या हो जाएगी, वो कर योग्य हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और ये आपके लिए इसकी क्या है, एक्सप्लेनेशन है, और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्ति को धारा के तहत परिभाषित किया गया है, तो व्यक्ति को कौन सी धारा के परिभाषित किया गया हुआ है? अ पर्सन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, अंडर विच सेक्शन, 231, 236, ये तो अभी क्वेश्चन हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? एक हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी बताया गया था आपको कि किस में आता है, ये 31 में, 31(1) में बताया गया है। किस में बताया गया है आपका? 2(31) में ये बताया गया है, तो करेक्ट आंसर आपका एक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका धारा 231। आगे बढ़ते हैं। कोई भी कर चुकाने के लिए कौन उत्तरदायी होगा? कर चुकाने के लिए कोई उत्तरदायी होगा, उसको क्या क्या कहा जाता है? हु इज लाइबल टू पे एनी टैक्स इज कॉल्ड, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप करदाता कहेंगे, क्रेता कहेंगे, कर कहेंगे, प्राधिकरण कहेंगे, एसएस कहेंगे, बायर कहेंगे, टैक्स या अथॉरिटी? सिंपल क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन ए करदाता, एसएस उसको कहेंगे जो कर देने योग्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसकी धारा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी कंपनी की आवासीय स्थिति के बारे में सही है? आवासीय स्थिति के बारे में सही है। किसी कंपनी को सामान्य रूप से निवासी नहीं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है कि ये निवासी नहीं है किसी कंपनी को, या किसी कंपनी को कभी भी सामान्य रूप से निवासी नहीं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? सामान्य रूप से निवासी नहीं है, या किसी कंपनी को वित्त मंत्रालय की अनुमति से सामान्य रूप से निवासी नहीं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, या किसी कंपनी को वाणिज्य मंत्रालय की अनुमति से सामान्य रूप से निवासी नहीं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि देखिए एक कंपनी निवासी नहीं हो सकती है, एक कंपनी निवासी के रूप में उसको परिभाषित नहीं हो सकता है। एक कंपनी भारत में निवासी की स्थिति में होगी यदि वह एक कंपनी है अथवा उसको कार्य का नियंत्रण एवं प्रबंध पूरी तरह से भारत में ही होता हो, और एक कंपनी भारत में अनिवासी की स्थिति में कब होगी? यदि वह भारतीय कंपनी नहीं है और उसके कार्य का नियंत्रण और प्रबंध पूर्णतः या अंशतः भारत से बाहर हो। तो भारत की कंपनी यहाँ क्या कहा गया है? ये कह रहे हैं कौन से कथन कंपनी के आवासीय स्थिति के बारे में सही है? तो किसी कंपनी को कभी भी सामान्य रूप से निवासी नहीं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता कि निवासी नहीं है। निवासी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि निवासी होने के लिए यह जरूरी है कि कंपनी क्या होनी चाहिए, वह भारतीय कंपनी हो और उसका नियंत्रण भी भारत में ही होता हो। लेकिन अगर वो नियंत्रण नहीं है भारत में और भारत से बाहर है, तो फिर उसको आप वर्गीकृत, तो उसको आप क्या करेंगे? आप उसको निवासी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ कि निवासी नहीं के रूप में वर्गित किया जा सकता है। निवासी नहीं, निवासी हो सकती है। ठीक है, तो ये बात है कि किसी भी कंपनी को कभी भी सामान्य रूप से निवासी नहीं, सामान्य रूप से नहीं कहोगे क्योंकि हो सकती है। ठीक है, सामान्य रूप से नहीं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या है कि वो सामान्य है। निवासी हो सकती है, निवासी अनिवासी मत कहना उसको। ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। साझेदारी फर्म के साझेदार को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आंका जाएगा? साझेदारों के फर्म के भागीदार को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आंका जाएगा, ये बताइए। उसको एक व्यक्ति कहोगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहोगे, फर्म कहोगे, एक व्यक्ति या निकाय कहोगे? तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, उसको हम फर्म ही मानेंगे। फर्म पर ही टैक्स लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर साझेदार को जो इनकम मिलेगी वो पूरी तरह से कर मुक्त होगी। ठीक है, तो उसको क्या माना जाएगा? फर्म ही माना जाता है कलेक्टिवली। आगे बढ़ते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194
1900 सॉरी 194 1 बी के तहत कोई भी व्यक्ति या बी एच पी अच्छा HPF जिसे 44 AB के तहत अपने खातों को ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है। ये HUF है, BHU नहीं, ये क्या है? HUF। क्या है ये? HUF। HUF। HUF जिसे 44 AB के तहत अपने खातों को ऑडिट करवाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 1 बी के तहत कोई भी व्यक्ति या BHU जो किसी निवासी को कर देने के लिए उत्तरदायी है, वह किसी भी घर या इमारत या दोनों का उपयोग के लिए आय में कटौती करेगा यदि किराया इनसे अधिक है। 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक है, 40,000 प्रति माह से अधिक है, 25,000 प्रति माह से अधिक है, या 15,000 प्रति माह से अधिक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका पहला, 50,000 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में स्थित संपत्ति के संबंध में किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किराए की आय निम्नलिखित के स्रोतों के अनुसार वसूल की जाएगी। केवल निवासी और सामान्य निवासी, या केवल सामान्य निवासी और सामान्यतः निवासी नहीं, या केवल अनिवासी, या सामान्य निवासी या सामान्य निवासी नहीं और गैर निवासी। तो देखिए ये कहीं पर भी ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा आपका डी। वह कहां पर होगी? दिल्ली में स्थित संपत्ति किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किराए से आए कहाँ कर योग्य या कर वसूल किया जा सकता है उस पर। तो निवासी भी, और अनिवासी मतलब अनिवासी नहीं और गैर निवासी, किसी भी रूप से उससे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीय नागरिक को भारत में कम से कम निम्नलिखित अवधि तक रहना होगा। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, 182 दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में नियंत्रण भारत में नियंत्रण इंग्लैंड में व्यवसाय होने वाली भारत में नियंत्रण इंग्लैंड में व्यवसाय होने वाली निम्नलिखित के हाथों में कर योग्य होगी। तो क्वेश्चन को समझिए, अब समझिए क्वेश्चन को दोबारा देखिए। थोड़ा सा मिस्टेक थी, मैंने इसको सही कर दिया। भारत में नियंत्रित इंग्लैंड में व्यवसाय, व्यवसाय कहाँ है? इंग्लैंड में, लेकिन उसको नियंत्रित कहाँ से किया जा रहा है? भारत से। तो उससे होने वाली जो आय होगी वो कर योग्य होगी निवासी के लिए, असाधारण निवासी के लिए, ट्रस्टी नहीं, असाधारण निवासी के लिए, या अनिवासी के लिए, या डी निवासी और अनिवासी दोनों के लिए। तो सही ऑप्शन होगा आपका डी, क्योंकि ये भारत से नियंत्रित हो रही है। इसका मतलब चाहे निवासी हो, चाहे निवासी हो, या फिर निवासी के साथ क्या हो? असाधारण निवासी, असाधारण असाधारण क्या हो? निवासी हो, दोनों के लिए ही क्या होगी? है दोनों के लिए कर योग्य आय होगी। और अब बिल्कुल सिंपल एक क्वेश्चन, भारतीय नागरिक को भारत के बाहर, है तो भारत के बाहर, बट भारत सरकार द्वारा देय वेतन पर, तो भारत सरकार द्वारा देय वेतन, अब चाहे भारत के बाहर हो या भारत के अंदर हो, तो क्या होगा? भारत में उस पर कर लगेगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, ये आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ गया है ये आयोग द्वारा। तो इसको देखिए। श्री पवन का जन्म 18 अप्रैल 1986 को भारत में हुआ तथा बाद में उन्होंने USA की नागरिकता ले ली। न तो उनके माता पिता न ही उनका दादा का जन्म अविभाजित भारत में हुआ था। अविभाजित अविभाजित भारत में हुआ था। इस श्रेणी में पवन को क्या कहा जा सकता है? बात पवन की हो रही है, ना ही उसके माता पिता है, ना उसके दादा अविभाजित भारत में पैदा हुए। तो उसको भारतीय मूल व्यक्ति कहेंगे, या भारत का नागरिक कहेंगे, विदेशी नागरिक कहेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा।
श्री पवन का तो ऐसी स्थिति में यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि पवन की आवासीय स्थिति क्या है, क्या होगी, क्या तथ्य पूरी जानकारी प्रदान नहीं करता है, क्योंकि यह तथ्य पूरी जानकारी प्रदान नहीं करता है, इसलिए हमें विकल्प क्या लेना पड़ेगा, डी ही लेना होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करदाता की निवास स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है, निश्चित रूप से बदलेगी, नहीं बदल सकती, बदल सकती है। तो ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूँ। तो यहाँ पर बदल सकती है। ए.के. झा का जन्म 18 अप्रैल 1988 को भारत में हुआ था। बाद में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली। न तो उनके माता पिता और न ही उनके दादा दादी अविवाहित में हुए थे। तो उनको क्या कहेंगे, डी। इसका भी ऑप्शन वही है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो भारतीय मूल के व्यक्ति उसको कैसे कह देंगे, जन्म 18 अप्रैल 1988 को भारत में हुआ था। बाद में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली। न तो उनके माता पिता और न ही उनके दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे। ऐसे मामले में एक ही झा होंगे। तो इनमें से कोई भी कुछ भी कहना यहाँ पर सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी गत वर्ष में निवासी निवासी है तो अगले वर्ष होगा। तो वह असाधारण निवासी, अगले वर्ष निवासी या अनिवासी कुछ भी हो सकता है, मतलब तीनों में से कोई एक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगले वर्ष वह। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी जाने वाली आय किस ग्रुप के करदाता के लिए कर योग्य होगी, सभी करदाताओं के लिए, निवासी के लिए, असाधारण निवासी के लिए या अनिवासी के लिए। तो ये सभी करदाताओं के लिए क्या होगी, सभी करदाताओं के लिए कर योग्य होगी। एक भारतीय नागरिक जो रोजगार हेतु विदेश जाता है, उसे निवासी होने के लिए भारत में कम से कम 182 दिन रहना होगा। पहले भी बता चुका हूं मैं इसकी। एक व्यक्ति जो एक आधार शर्त तथा एक अतिरिक्त शर्त को पूरा करता है, उसको आप क्या कहेंगे। एक आधार शर्त पूरी कर रहा है और एक अतिरिक्त शर्त पूरी कर रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे, निवासी कहेंगे, अनिवासी कहेंगे, असाधारण निवासी, या इनमें से कोई। तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी है। देखिए, दो तरह की शर्त होती है। एक आधार शर्त है, आधार शर्तों में भी दो दी हुई हैं, पहली और दूसरी। अतिरिक्त शर्तें भी दो हैं, पहली और दूसरी। अब बात आती है निवासी। तो देखिए, निवासी तो क्या हो सकता है, साधारण निवासी भी हो सकता है। तो देखिए, एक तो है आपका निवासी, एक है आपका निवासी, एक है आपका निवासी, और दूसरा है आपका अनिवासी। ये दो कैटेगरी में हम बांट लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर निवासी होने के लिए क्या है कि कम से कम यहाँ इन दोनों में से कोई एक कोई एक निवासी पूरी करेगा, दोनों में से एक शर्त। आधार शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी करेगा तो वो क्या हो गया, निवासी हो गया। ठीक है। अब इस निवासी में भी दो तरह के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, साधारण निवासी हो जाएगा, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। अब साधारण निवासी कौन होगा, जो इनमें से कोई एक शर्त पूरी करता है। कोई एक तो आधार शर्त पूरी करता है, कोई एक तो करेगा ये आधार शर्त, आधार शर्त, आधार शर्त करेगा कोई एक आधार शर्त पूरी करेगा, और साथ में अतिरिक्त शर्तें प्लस क्या करेगा, ये अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करेगा, अतिरिक्त शर्तें भी कोई सी एक पूरी करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये साधारण निवासी। लेकिन अगर असाधारण निवासी है, वो क्या करेगा, वो केवल आधार शर्त को पूरा करेगा। कौन सी शर्त को, आधार शर्त को पूरा करेगा। कोई सी भी एक आधार शर्त को पूरा करेगा या दोनों को, मतलब जो अतिरिक्त शर्त है उनको पूरा नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा असाधारण निवासी। अब ये अनिवासी कौन है, अनिवासी है वो है जो आधार शर्त को भी पूरा नहीं कर रहा, एक भी आधार शर्त को पूरा नहीं करता है। कोई भी आधार शर्त, कोई भी आधार शर्त पूरी नहीं करता है, आधार शर्त पूरी नहीं करता है, पूरी नहीं करता है। तो जब ये आधार, बात सारा खेल किस पर है, आधार शर्त पर, पूरी नहीं करता है, आधार शर्त का खेल है सारा। आधार शर्त पूरी करनी जरूरी है निवासी होने के लिए, चाहे वो साधारण हो या असाधारण हो। बट अनिवासी के लिए अगर कोई आधार शर्त पूरी नहीं हो रही तो वो क्या होगा,
वो होगा अनिवासी। अब यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति जो आधार शर्त पूरी कर रहा है, इसका मतलब निवासी तो है, और अतिरिक्त भी कर रहा है तो साधारण निवासी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये साधारण निवासी हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या कर ली, एक अतिरिक्त शर्त पूरी कर रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, साधारण निवासी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, इसको साधारण निवासी कहेंगे, असाधारण नहीं। क्या हो जाएगा ये, साधारण निवासी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, साधारण निवासी होगा। असाधारण निवासी कौन सा होगा, असाधारण निवासी होगा जो आपका आधार शर्त को तो पूरा कर रहा है कोई सी को भी एक को, लेकिन अतिरिक्त शर्त एक भी पूरी नहीं कर रहा, तो वो क्या होगा, असाधारण निवासी। तो ये क्या हो जाएगा, साधारण निवासी होगा। ऑप्शन आपका सी सही है। तो आप इसको लिख लें, क्या हो जाएगा ये आपका ऑर्डिनरी, क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी आपका ये रेजिडेंस हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा आपका। तो ऑप्शन यहाँ पर आप सी सही कर लें। इसको आगे बढ़ते हैं। रोजगार के लिए भारत जाने वाले भारतीय नागरिक को भारत में न्यूनतम निम्नलिखित में से अवधि 182 ही है। आगे बढ़ते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन था ये। भारत में असाधारण निवासी कौन हो सकता है। अब देखिए, साधारण निवासी कौन हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, एक कंपनी हो सकती है, हिंदू अविभाजित परिवार हो सकता है, एक साझेदारी फर्म हो सकती है। ऑप्शन होगा आपका सी, एक हिंदू अविभाजित परिवार। ये क्या हो सकता है, ये असाधारण निवासी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करदाता की आवासीय स्थिति हर साल क्या हो सकती है, परिवर्तन, बदल सकती है। करदाता की आवासीय स्थिति हर साल बदल सकती है, परिवर्तन निश्चित रूप से हो सकता है परिवर्तन, या हो सकता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। हाँ, हो सकता है, चेंज हो सकती है, परिवर्तन हो सकता है उसमें। ऑप्शन ए ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में उपार्जित आय कर योग्य होगी, इनकम अर्न इन इंडिया इज टैक्सेबल। सभी के लिए टैक्सेबल होगी, या निवासी के लिए होगी, सामान्य निवासी के लिए, या निवासी के लिए होगी। तो ये क्या होगी, ऑल टैक्स पेयर, सभी निवासी के लिए होगी, क्योंकि ये क्या है, भारत में कमाई हुई ये इनकम है, इसलिए ये क्या होगी, ये सभी के लिए कर योग्य होगी। ठीक है, कोई भी हो इसमें, इससे कोई मतलब नहीं होता। As per the Income Tax Act 1961, an Indian citizen or person of India origin who is abroad visit India in the previous year, he can residence, ये रेजिडेंट कितना होना चाहिए, 182 दिन, ये पहले भी बता चुके हैं। ये वही क्वेश्चन रिपीट करके दिया है। निर्धारण वर्ष 2005-6 में भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी कंपनी से लाभ प्राप्त करने पर कर देय होगा। तो कर देय होगा, कर से छूट होगी, या कर का भुगतान विदेशी कंपनी द्वारा किया जाएगा, या कर का भुगतान भारत में निवासी करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, टैक्स विल बी पेड बाय पर्सन रेजिडेंस इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं। कोई कंपनी निवासी भारत में निवासी हो सकती है, भारत में सामान्य रूप से निवासी हो सकती है, या भारत में असाधारण रूप से निवासी हो सकती है, ये सभी हो सकते हैं। तो ये भारत में निवासी हो सकती है, कोई इसमें शक नहीं है। अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति पहली बार 1 मार्च 99 को भारत आया, 20 फरवरी 2000 को अमेरिका वापस चला गया। तो 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 कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 के लिए उसे क्या कहेंगे आप। देखिए, कब आया था वो, 99 में आया, और वो 20 फरवरी को चला गया। 1 मार्च में आया, मार्च में आकर वो फरवरी में ही चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर उसको क्या कहेंगे, यहाँ पर उसको आप कहेंगे, भाई आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितने दिन रहा वो, 20 फरवरी को चला गया, तो वो 8 महीने तो रहा यहाँ, और आपका 20 दिन रहा वहां। ठीक है, तो 3 कर लेते हैं यहाँ पर सीधे से। तो यहाँ पर देखिए, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे यहाँ अनिवासी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे आप उसको, नॉन रेजिडेंट्स कहेंगे, और ये रेजिडेंट ये आ जाएगा आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये नहीं है, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए, अनिवासी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं।
निवेशकों से प्राप्त लाभ कर योग्य होगा। तो प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को जो प्रॉफिट मिला है उसको आप टैक्सेबल किसके लिए कहेंगे? तो एक ट्रस्टी के लिए, ट्रस्टी के लिए नहीं हो सकता, डिफॉल्टर के लिए भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दो ही ऑप्शन है क्योंकि आगे तो कह रहा है सभी के लिए है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, करदाताओं को उनके व्यवसाय के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। अ टैक्स पेयर मे बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। एक श्रेणी में, तीन में, चार में, या इनमें से कोई नहीं। ये व्यवसाय नहीं है, ये निवास है। सही क्या है? ये निवास है, इसको निवास कर लेते हैं। निवास के आधार पर होगा ये। तो निवास के आधार पर कितने हो सकते हैं? तो ये तीन तरह के हो सकते हैं, तीन श्रेणी हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं तीन श्रेणी इसकी? देखिए, असाधारण निवासी हो सकता है, साधारण निवासी हो सकता है, और अनिवासी हो सकता है। तीन होती हैं। क्या क्या होती हैं? साधारण, दोबारा आप इनको याद कर लें, साधारण निवासी हो सकता है, साधारण निवासी, ये निवासी की दो कैटेगरी हैं। और असाधारण निवासी हो सकता है, असाधारण निवासी हो सकता है, और साथ में हो सकता है आपका अनिवासी। ठीक है, अनिवासी हो सकता है। तीन कैटेगरी हो सकती हैं निवास के आधार पर। पाकिस्तान की कृषि आय किसके लिए कर योग्य हो सकती है? साधारण निवासी, निवासी, गैर निवासी, या कर योग्य नहीं है? तो कर योग्य नहीं है क्योंकि कृषि आय कर योग्य नहीं होती, लेकिन ये भारत की बात है, भारत से बाहर नहीं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेजिडेंट्स के लिए। जो निवासी है उस निवासी के लिए कर योग्य आय जो होती है वो कृषि मुक्त होती, वो आयकर मुक्त होती है। लेकिन बात यहाँ अपने देश की नहीं कर रहा, अगर हमारा ही निवासी विदेश से कर रहा है प्राप्त उसको, और विदेश में मतलब पाकिस्तान में आए हैं, तो पाकिस्तान में कृषि है, बात भारत की कृषि की नहीं हो रही, तो वो क्या होगी? कर योग्य होगी। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? उसको कर योग्य कहेंगे। इसका मतलब निवासी की आय जो होगी वो कर योग्य होगी। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सकल कुल आय जीटीआई की गणना, ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई, इज कैलकुलेटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। तो किस अधिनियम की कौन सी धारा के, आयकर अधिनियम की कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत जीटीआई की इनकम को कैलकुलेट किया जाता है? तो ये है आपका सकल आय की, आयकर अधिनियम की धारा 14। कौन सी धारा है? 14। तो 14 के द्वारा ही सकल कुल आय के सभी स्रोतों से प्राप्त कर योग्य आय का योग होता है। इस आय पर धारा 80 की छूट देने के बाद शुद्ध कर योग्य आय ज्ञात किया जाता है तथा उसी आय पर कर की गणना की जाती है। ये कौन सी होती है? 80 धारा 80 की छूट देने के बाद, धारा 80 की छूट देने के बाद की ये धारा होती है। ठीक है, तो जीटीआई की जीटीआई पे जो आपको टैक्स की गणना करनी है वो कौन सी धारा के अकॉर्डिंग करनी है? वो धारा 14 के अधीन करनी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पिछले वर्ष के लिए कर निर्धारण वर्ष ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? कर निर्धारण वर्ष ज्ञात करना है। गृह संपत्ति की आय जिसके लिए पिछला वर्ष 2013 से मार्च 14 तक था, तो इसके लिए कौन सी होगी आय? तो इसके लिए जो आपकी क्या बताना है आपको? कर निर्धारण वर्ष ज्ञात करना है। तो कर निर्धारण वर्ष होगा इसका 14-15, क्योंकि देखिए 2013-14 की बात हो रही है यहाँ, ये तो होगा पिछला वर्ष, और इसका कर निर्धारण वर्ष क्या हो जाएगा? 2014-15 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से आप इसका बता दीजिए, 17-18 का क्या होगा? वित्तीय वर्ष 17-18 का क्या होगा? 18-20 होगा। ठीक है, ये आपसे ही पूछने के लिए मैंने आपका दिया था, क्योंकि अगर आपके पिछला समझ में आ गया तो आप इसको जरूर बताएंगे। तो क्या होगा? ये 18-19 होगा। नेक्स्ट जो रिपीटेड क्वेश्चन था उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, आपका समय भी ध्यान रखना है। सेवानिवृत्ति पर मासिक पेंशन है, मंथली पेंशन ऑन रिटायरमेंट एज, एग्जेप्टेड इनकम होगी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अनुसार टैक्स लगेगा। टैक्सेबल होगी इनकम अंडर सैलरी हेड में, या इसको कैश इनकम कहेंगे। तो यहाँ जो रिटायरमेंट पर पेंशन मिल रही है, ये पेंशन का ही एक सैलरी का ही रूप होता है, तो इसको आप किस में कहेंगे? सी में इसको शामिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, अगर आपको आयकर के शीर्ष याद हैं तो उन 5 शीर्ष को अगर आपने याद किया है तो बताइए कौन सा इनमें से नहीं है। वेतन उसमें होता है, प्रतिभूतियों से ब्याज होता है, अन्य स्रोतों से आय होता है, पूंजीगत लाभ होता है। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या कैपिटल गेन। तो कौन सा हेडिंग नहीं होता है? कौन सा हेड नहीं आता पांचों में से? ऑप्शन आपका बी सही होगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी नहीं होता है, सैलरी होता है, इनकम अदर सोर्सेज होता है, कैपिटल गेन होता है और आपका गृह संपत्ति भी इसमें होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें और कैपिटल गेन इन्होंने दे दिया है। तो ये सारी चीजों में आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही होगा। याद है ना, हिंदी में बातें करें तो एक तो हो जाएगा वेतन, एक हो जाएगा वेतन से प्राप्त, दूसरा हो जाता है व्यापार से प्राप्त, व्यापार या पैसे से प्राप्त आय, तीसरा होता है पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति होती है और फोर्थ होता है आपका सॉरी, वेतन पहला हो जाता है, दूसरा गृह होता है, गृह संपत्ति, और तीसरा व्यापार, फिर पूंजीगत प्राप्ति और उसके बाद होता है अन्य स्रोतों से आय। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये आपको पांचों याद रख रहे हैं तो इनको इनके क्रम याद रखना, क्रम से ही याद रखना। वेतन से प्राप्त आय, गृह संपत्ति से प्राप्त आय, व्यापार से प्राप्त आय, पूंजीगत प्राप्ति और अन्य स्रोतों से आय, ये पांचों आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक करदाता अपने घर में ही रहता है जिसका मूल्यांकन 50 लाख रुपए है, उचित किराया 1 लाख रुपए प्रति वर्ष है, आयकर के उद्देश्य से घर का वार्षिक मूल्य होगा। तो देखिए, घर का वार्षिक मूल्य ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति अपने घर में एक भाग में तो खुद ही रहता है, एक भाग में तो श्रम रहता है और दूसरा किराए पर दिया हुआ है। तो ये वाला जो किराए पर दिया हुआ है इसको हम कर के लिए इसको जरूर कैलकुलेट करते हैं। इसको ग्रोस एनुअल वैल्यू इसकी जरूर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर घर अब और हाँ, अब ये एक भवन, क्या पहले तो ये था एक कमरे में रहता है खुद, अब क्या है, दो भवनों का अगर घर है तो दो भवनों के भी घर में अगर वो खुद रह रहा है तो वो आयकर से छूट प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए वो खुद रह रहा है इसलिए शून्य होगा, उसका वार्षिक मूल्य क्या होगा आयकर के लिए, यहाँ पर शून्य होगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं नहीं समझता कि आप इसका आंसर ना बता पाए, आप इसका आंसर जरूर बता पाओगे क्योंकि ये यहाँ पर वही शीर्ष दिए हैं, इनको सही क्रम लिखना है। वेतन, पूंजीगत लाभ, गृह संपत्ति आना चाहिए, गृह संपत्ति वेतन पूंजीगत लाभ होना चाहिए, वेतन गृह संपत्ति व्यवसाय आना चाहिए, पूंजीगत लाभ व्यवसाय या अन्य स्रोत होना चाहिए। तो बताइए सही क्या होगा। देखिए, सबसे पहले क्या आता है आपका वेतन, सबसे पहले वेतन, उसके बाद गृह संपत्ति और उसके बाद आता है गृह संपत्ति के बाद आपका व्यवसाय, जो आपका व्यवसाय है, व्यवसाय आ जाता है और उसके बाद आ जाता है पूंजीगत लाभ और पूंजीगत लाभ के बाद आ जाता है अन्य स्रोतों से आए। तो देख लीजिए, देखिए वेतन सबसे पहले ये रहा, पूंजीगत लाभ ये गलत हो गया, यहाँ पर वेतन सी में है और कहीं वेतन नहीं आ रहा, तो वेतन उसके बाद गृह संपत्ति व्यवसाय, तीनों का सही क्रम है। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आय कर योग्य नहीं होगी? आय का नियमित और निश्चित स्रोत, या वस्तु के रूप में प्राप्त आय, म्यूचुअल फंड गतिविधियों से प्राप्त आय, अवैध स्रोतों से अर्जित आय, या किराए पर दी गई गृह संपत्ति से आय। तो मैंने आपको बताया था इसमें क्या आता है। हाँ, अवैध की तो आपको पता है, अवैध वाली को भी इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, अवैध को भी इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन याद रखना जो आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी के बारे में याद रखना। देखिए, आयकर अधिनियम की धारा, ये भी याद रखना, आयकर अधिनियम की धारा 1035 के अनुसार, 1035 के अनुसार म्यूचुअल फंड गतिविधियों से प्राप्त आय कर योग्य नहीं होती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इसी के साथ आज की हम इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट पार्ट में आपसे
मिलकर आगे की इसको पूरा करेंगे हम अपना, क्योंकि हम पूरा क्या कर रहे हैं, आयकर अधिनियम को जल्दी से, आयकर को हमें पूरा करना है, तब जाकर नेक्स्ट करेंगे। आपकी ही उस पर हो रहा है ये, क्योंकि आपने ही कहा है कि अब सर आप टॉपिक वाइज पूरा कोर्स करा दीजिए, तो टॉपिक वाइज ही अब चल रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक नहीं किया है। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कॉमर्स जो कम्युनिटी है वो स्ट्रांग होगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।